वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये सवाल सारे लोगों के मन में है। जी, सही कहा आपने। इस बीच अचल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका भी। और सुनील शुक्ला जी, मैं आपके पास आता हूँ। अनंतनाग सीट की वोटिंग तीसरे चरण से पोस्टपोन होके छठे चरण में हुई। किनके कहने पे हुई सर? ये राजेश जी कह रहे हैं, मैं उसी को सप्लीमेंट कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। डिमांड किसने की सर पोस्टपोन करने की? बीजेपी ने। क्या बीजेपी का कैंडिडेट वहां पर है? नहीं है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, जिसके गुलाम नबी आजाद थे, जो चुनाव छोड़कर भाग गए, वो डिमांड करते हैं कि इसको छठे चरण में पोस्टपोन कर दिया जाए, सातवें चरण पोस्टपोन किया गया। और सर बात मान ली गई। मतलब वो पार्टी जो चुनाव के अंदर है नहीं सर, वो डिमांड करती हैं कि आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए। और सर पोस्टपोन होता है। सर बहाना क्या था सर? बहाना ये था कि वहां पर थोड़ा मौसम खराब हो गया है। तो सर मौसम तो बहुत जगह खराब होता है सर। इतना खराब तो अनंतनाग में हुआ नहीं सर। अनंतनाग एक ऐसी जगह नहीं है, मौसम खराब होगा तो लद्दाख में होगा सर, वहां पे हो सकता है कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन कश्मीर वैली के अंदर तो मई महीने के अंदर तो ऐसी दिक्कत आती नहीं है। लेकिन इसके पीछे आप देखिए ना, वो पार्टियां मांग रही हैं पोस्टपोनमेंट बेसिकली, जो चुनाव में है ही नहीं है सर। ये दिक्कत भी है सर। और एक स्टेटमेंट और आया है सर मोदी जी का। ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, मुझे आप बताइएगा। इंडी गठबंधन को मेरी चुनौती है, घोषित करें, गारंटी दें, देश को लिखित में दें, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं कर सकते। वे घोषित करें कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। दूसरी घोषणा करें कि एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, ये कभी लिख कर नहीं देंगे। ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं ये झूठ का सहारा लेके मैदान में आए हैं, संविधान दिखाते हैं, आरक्षण ले लेंगे, इसका डर दिखाते हैं। पूरी तरह मनगढ़ंत गप्पबाजी है, उनका यही काम है। देखिए इस बार भी ये पहले से कम सीटों में सिमट जाएंगे। फिर कहते हैं ये मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे, अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती तो वीडियो कर रहे हैं, वीडियो बनाकर ये नफरत फैला रहे हैं। जिस देश ने 60 साल तक देश पर राज किया, जनता के पास जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नामक का शब्द नहीं है। उनकी मोहब्बत की दुकान फेक फैक्ट्री के रूप में काम करने लगती है। फिर कहते हैं, अब ये शब्द कौन से हैं सुनील जी? हिम्मत है तो चाय वाले से दो दो हाथ कर लो। भैया कबड्डी का मैदान है क्या? हिम्मत है तो चाय वाले से दो दो हाथ कर लो। कांग्रेस को लगता है मोदी है, चाय वाला है, मामूली है, गरीब का बेटा है। अरे आओ ना यार, दो दो हाथ कर लो, हो जाए मुकाबला। ये दाल भात खाने वाला क्या करता है दिखा देगा। अरे हिम्मत है तो सामने से वार करो, ये फेक वीडियो का गेम बंद करो। सर ये ये भारत के प्रधानमंत्री की भाषा सर, कोट अनकोट में मैंने बताया सर। ये क्या कहूं सर मैं? इसे किस रूप में देखा जाए? आप जैसा विद्वान इसके ऊपर मुझे लगता है कि कुछ टिप्पणी कर सकता है। मेरी समझ से बाहर है सर, क्योंकि मेरी बुद्धि उस लेवल पे जाती नहीं सर कि मैं उसको इवन एनालाइज भी कर सकूं। हिम्मत है तो मैदान में आ जाओ, ताल ठोक के ऐसे कि दो दो हाथ कर लो। क्या क्या कौन सी भाषा है सर? किस प्रदेश की भाषा है सर ये, सुनील जी? धन्यवाद दिनेश जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के बढ़ते हुए हताशा का एकदम नमूना है। अब अगर आप झूठ की बात करते हैं तो अब सबसे बड़ा सवाल तो यही हो गया कि झूठ का सहारा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसने लिया? डॉक्ट्रिन वीडियो जारी करने का श्रेय किसको जाता है? वो आप याद कीजिए, राहुल गांधी का भाषण बताया जाता है कि आलू डालो सुना निकलता है। ये कौन सा वीडियो था? अभी हाल में आप याद कीजिए, अभी हाल में चुनाव के दौरान बीजेपी के अमित मालवीय साहब ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें खड़गे साहब खड़े हैं और राहुल गांधी बैठे हुए हैं, और उन्होंने क्या टिप्पणी की थी, आगे का काट दो पीछे का काट दो, और उसके बाद उन्होंने केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखा करके यह बताने की कोशिश की। ये क्या था? पूरे संदर्भ में आपने क्यों नहीं दिखाया उसको? सवाल यह है ना कि जब आपके अपने ऊपर पड़ी तब आप लगे नैतिकता की दुहाई देने के लिए और तमाम तरह की बात करने के लिए। कोई भी किसी भी तरह की डॉक्ट्रिन वीडियो कोई भी जारी करे वो आपत्तिजनक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी इसके छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो काट छाट करके वीडियो जारी करे, लेकिन सबके ऊपर लागू होना चाहिए।
ऐसा थोड़ा है कि केवल आप कांग्रेस को आरोपी बनावे, विपक्षी दलों को आप आरोपी बनावे और आपकी गतिविधियां आपके पार्टी के लोग उसको करें तो आप शांत रह जाए। अब ये चीजें छुपी नहीं रह गई और यही वजह है कि आज तक बीजेपी जो 2014 से लेकर के 2019 और आज 2023 तक कभी भी कांग्रेस की बातों पर रिएक्ट नहीं करती थी, आज उसको कांग्रेस के द्वारा तय किए गए मुद्दों पर खेलना पड़ रहा है, उसका जवाब देना पड़ रहा है। सवाल इस बात का है कि अगर आरक्षण खत्म नहीं होगा तो आप ये किसी के कहने से थोड़े लोग विश्वास कर ले रहे हैं। पिछले 10 सालों में आरक्षण को लागू नहीं होते हुए लोगों ने देखा, पिछले 10 सालों में रोजगार नहीं देते हुए लोगों ने आपको देखा है। ये किसी के आरोप से बात नहीं तय हो जाती। आप कर्नाटक में बीजेपी सरकार के खिलाफ अगर आरोप लगे कमीशन खोरी के, तो ऐसा थोड़ा किसी के आरोप लगाने से बातें लग गई। यह उस समाज ने महसूस किया और लोगों ने महसूस करके उस समाज के भीतर से आरोप निकले। आज जो आरक्षण का सवाल में खतरे में पड़ा हुआ है या संविधान खतरे की जो बात की जा रही है, यह अनायास नहीं है, किसी के आरोप से नहीं बात कही जा रही है। उस समाज में दहशत है, जिस तरह की बात आप करते हैं उसको लेकर के लोगों में दहशत है, जिस तरह की गतिविधियां आप कर रही हैं उसको लेकर के लोगों में दहशत है। अगर आप केवल आक्रामक हिंदुत्व की बात करेंगे तो क्या लोगों के मन में संदेह नहीं पैदा होगा? अगर आप अपनी उपलब्धियों के नाम पर केवल मंदिर निर्माण की बात को कहेंगे तो क्या लोगों के मन में संदेह नहीं होगा? अगर आप रोजी रोजगार की बात नहीं करेंगे तो क्या लोगों के मन में संदेह नहीं होगा? या राहुल गांधी, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे या सीताराम येचुरी या एमके स्टालिन कहने से बात सामने नहीं आई है, ये लोग महसूस कर रहे हैं अंदर से। और दूसरी चीज, कांग्रेस जो कर रही है आप उसका जवाब दीजिए। सवाल इस बात कर रहे हैं कि आखिर आपकी विश्वसनीयता का सवाल क्यों पैदा हो गया? आपने कहा कुछ और अपने गोल पोस्ट को हमेशा बदलते रहे। अगर 2014 में आपने क्या कहा, अच्छे दिन आएंगे, आज आपको बताना चाहिए कि अच्छे दिन आ गए, ये चीजें हमने कर दी, लोगों के अच्छे दिन आ गए। आप उसकी बात तो करते नहीं है, आप उन चीजों को लेकर के आते हैं जो चीजें नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की आपने आलोचना की, क्या हुआ? वो आलोचना तथ्यों पर आधारित थी? क्या उन बातों का उल्लेख किया गया था, उल्लेख करके आलोचना की गई जो कांग्रेस घोषणा पत्र में कही गई थी? नहीं कही गई और आपकी बात नहीं चल पाई। आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस होगा। लोगों ने देखा कि जितने भ्रष्टाचारी है सबको अपने पार्टी में शामिल कर लिया। आपने न केवल शामिल किया, उनको सत्ता का अच्छा साझेदार बना दिया। आपने कहा कि वंशवाद को खत्म करेंगे। जितनी वंशवादी पार्टियां हैं इस देश में, अधिकांश को आपने अपने साथ जोड़ लिया और उनको आपने सत्ता का भागीदार बना दिया। कोई एक ऐसा मुद्दा हो, आपने कहा था कि व्यापार में एक राष्ट्र एक टैक्स, हर राज्य परेशान है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी धरना दे रहे हैं कि साहब हमारे हिस्से का पैसा दीजिए। आप जीएसटी को लेकर के इतने संशोधन आपकी सरकार ने कर दिए, इतनी क्या जल्दी थी आपको? और ये व्यापार नष्ट हो गया। तो सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस के आरोपों से, चाहे विपक्षी दलों के आरोपों से सरकार की विश्वसनीयता कम हुई है। विश्वसनीयता इस सरकार के अपने कामकाज से हुई। और आरक्षण को लोगों ने जाते हुए देख रहे हैं। अगर आपने यूनिलैटरल एंट्री किया केंद्र सरकार में, तो उसमें आरक्षण दिया है आपने? जो आरक्षण के प्रावधान थे उसको आपने लागू किया? नहीं लागू किया तो लोगों में संदेह जाएगा, लोग इस बात को बोलेंगे। दूसरी चीज जो अभी राजेश जी कह रहे थे, जो अपने गुजरात के संसदीय क्षेत्रों का नाम, उसमें 2 संसदीय क्षेत्र में जोड़ना चाहूंगा, एक नौसारी और एक राजकोट। राजकोट में रूपाला साहब जाकर के बैठे हुए अभी भी, पूर्व मुख्यमंत्री, और जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है रूपाला जी को राजकोट में। नौसारी की स्थिति है कि नौसारी में भी एक जो बड़ा वर्ग है भारतीय जनता पार्टी के विरोध का, वो पोलराइज है, उससे बंटवारा नहीं हो रहा। और लोग जो भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थक हैं उनमें उत्साह नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो ज्यादा चैलेंजिंग है बीजेपी के लिए, क्योंकि उनके भी कार्यकर्ता कम से कम अपने मतदाताओं को एकत्रित करने में और लोगों को बाहर निकालने में काफी सक्रिय है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो ये तीसरे फेज का चुनाव है उसमें लगभग सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी, सब के सब। आज हालत वो है क्या? जो सीटें
1%, आधा परसेंट, 2% की मार्जिन से जीती थी बीजेपी, कन्नौज जैसे सीटें, वहां अखिलेश यादव के उम्मीदवार से आप उसको जीत लेंगे। और जो आसपास का माहौल है, जो कम से कम आधा दर्जन संसदीय क्षेत्रों में उनकी उम्मीदवारी का असर पड़ेगा और सक्रियता का असर पड़ेगा। और जो आप मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है, आपके समर्थकों में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है किसी भी राज्य में। हालत आपकी हो गई है कि बिहार में आप और नीतीश कुमार मिलकर प्रचार अभियान नहीं चला पा रहे हैं, दोनों के स्टैंड अलग अलग हैं, कहां से आप कर लेंगे? तो आप जो आपने ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट पढ़ा है एक्स पे अभी, वही स्थिति है कि आप में निराशा के भाव है, आप अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। और अब आपकी मजबूरी केवल हो गई है कि जो आपका परंपरागत सपोर्टर है उसको कैसे हम बांधे रखें, वो न छिटक के चला जाए, क्योंकि उनमें भी बेरोजगारी महंगाई को लेकर के चिंता सब में है, देश में अमन चैन रहा है इसको भी लेकर के चिंता सबको। आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? अभी तक तो संपत राय साहब रिएक्ट नहीं कर रहे थे राहुल गांधी की बातों पर, इतने दिनों बाद आपको क्यों रिएक्ट करना पड़ रहा है कि आपने राष्ट्रपति जी को क्यों निमंत्रित किया, बाकायदे लोगों को बुला करके वक्तव्य दे रहे हैं? अब तक राहुल गांधी तो आज आरोप लगाए नहीं है, ये तो लंबा आरोप था उनका, बहुत पहले से आरोप चला रहा था। स्थिति यह है कि जो जिन लोगों ने आपको सत्ता में लाने के लिए आपका समर्थन किया, आपके बातों पर एतबार किया, निराशा उनमें है। जो विरोधी थे तो विरोधी है ही है, जो आपकी सांप्रदायिकता की राजनीति से संतुष्ट है वो तो संतुष्ट है ही है, लेकिन जिन लोगों ने आपसे एक बेहतर गवर्नेंस की उम्मीद करके आपके साथ खड़े होने की हिम्मत की, उनमें निराशा फैली है। वो देख रहे हैं कि आपकी राजनीति क्या, आप एक अच्छा खासा आप सोचिए कि इनहेरिटेंस टैक्स तो उन्हें विमर्श में लाने दिए आप भाई, क्या नुकसान था उससे? आप एक ऐसी दुनिया के किस विकसित देश में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है? अगर धीरू भाई अंबानी का पैसा अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को मिलेगा तो बिना कमाए तो उसका टैक्स कौन देगा? इनहेरिटेंस टैक्स आम आदमी के ऊपर कब पड़ा है? तो रिवर्स कर सकते हैं आप। जमींदारी उन्मूलन इसी देश में तो लागू हुआ, जमीनों की सीलिंग तो इसी देश में लागू हुई, भूमिहीनों को जमीन बांटने का काम तो इसी देश में हुआ। अगर वो एग्रीकल्चर में लागू हो सकता है, अगर आवासीय क्षेत्रों में लागू हो सकता है, तो पूंजीपतियों क्या क्यों नहीं लागू हो सकता? और आपने पूरे मामले को ट्विस्ट करके करने की कोशिश की कि लोगों का मंगलसूत्र बिक जाएगा, या इस तरह से इस तरह का एक माने हवाई माहौल बना करके आप लोगों का जनसमर्थन हासिल नहीं कर सकते, वो स्थितियां नहीं है जी।